हेलो स्टूडेंट्स। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी अभ्युदय क्लास में जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन शिफ्ट कर दी गई हैं और इसी ऑनलाइन टीचिंग के क्रम में हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ रहे थे उस टॉपिक का नाम था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। बच्चों, इसका मैंने एक लेक्चर आप लोगों को इससे पहले ऑनलाइन मोड में दे दिया है। मैंने उस टॉपिक में जो जो चीज़ें पढ़ाई हुई थी आप उन चीज़ों का एक ब्रीफ रिकॉल देख लीजिए, जिससे आपको आज का टॉपिक बेहतर तरीके से समझ में आए। बच्चों, सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारी आवर्त सारणी में डी और एफ ब्लॉक कहाँ पर हैं। तो आपने देखा था एस और पी के बीच में है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में लेंथेनम से आगे के जो 14 एलिमेंट्स हैं और जो थोरियम से लॉरेंशियम तक जहां एक्टिनियम के आगे के एलिमेंट्स हैं, इनको हमने बोला था एफ ब्लॉक। ये इनकी स्थिति थी। डी ब्लॉक के तत्व आपके पास एस और पी के बीच में है। इनको वर्ग नंबर 3 से लेकर के 12 तक रखा हुआ है और आवर्त संख्या 6 और 7 में लेंथेनम के आगे वाले जो एलिमेंट्स हैं, सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक और थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक, इनको हमने एफ ब्लॉक के तत्व बोला था। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि एक्चुअली डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी में रहते कहाँ हैं। ठीक है। अब हम लोगों ने बात करी थी डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। वर्ग संख्या 3 से लेकर के 12 तक इनको वर्ग में बांटा गया है, ग्रुप्स में बांटा गया है। और हॉरिजेंटली अगर देखें तो इनको 4 सीरीज में बांटा गया है। सीरीज थी 3D, 4D, 5D और 6D। हमने आपको ये भी बताया था कि इनकी स्टडी हम ग्रुप वाइज नहीं करते हैं, क्योंकि ग्रुप वाइज कम सिमिलरिटीज़ देखने के लिए मिलती हैं। ज़्यादातर सिमिलरिटीज़ हमें सीरीज़ वाइज देखने के लिए मिलती हैं। इसलिए हम इसकी स्टडी जो है वो सीरीज़ वाइज करते हैं। मतलब हम बात करते हैं 3D सीरीज़ की, फिर 4D, फिर 5D और फिर 6D सीरीज़ की। तो इस तरह से हम सीरीज़ वाइज स्टडी करते हैं। ये हमारी थर्ड स्लाइड थी। हमने उसके बाद आपको बताने की कोशिश करी थी कि हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं। हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके दिखाया था और बताया था कि अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से पहले वाले शेल में, दैट इज़ पेनल्टीमेट शेल के डी कोश में प्रवेश पाएँ, तो उन्हें हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्व में हमने आपको एग्जाम्पल आयरन और वेनेडियम का बताया था। इसके बाद हमने आपको सीरीज़ वाइज आपको तत्वों से परिचय कराया था। स्कैंडियम से लेके जिंक तक, यट्रियम से लेके कैडमियम तक, लेंथेनम से लेके मरकरी तक और एक्टिनियम से लेकर के कॉपरनीशियम तक हमने एलिमेंट्स का परिचय आपको करा दिया था, जिन पर मैंने गोले लगाए हुए हैं। SG106 इसका नाम आपसे पूछा जाता है। ठीक है। 110 DS इसका नाम आपसे पूछा जाता है। 111 का नाम पूछा जाता है और 112 का नाम पूछा जाता है। तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है। हमने आपको बात बताई थी कि डी ब्लॉक के तत्व तो हम समझ गए थे। डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। तो क्या सारे तत्व संक्रमण तत्व की श्रेणी में आते हैं डी ब्लॉक के? तो आंसर था नहीं, क्योंकि संक्रमण तत्व की हमारी जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि वे सारे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पर हमें पार्शियली फिल्ड या कहें तो इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स प्राप्त होते हैं, या यूं कहें तो उनकी किसी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं, तब हम उनको संक्रमण तत्व की श्रेणी में रखते हैं। हमने उदाहरण लिया था आयरन का। आपने देखा D6 था, इसका मतलब इनकम्प्लीटली फिल्ड है, तो ये संक्रमण तत्व होना चाहिए। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर Fe2+ होती है, Fe3+ होती है। दोनों के केस में देखते हैं D6 और D5 आपको दिखाई देता है, जो कि D10 नहीं है। दैट मीन्स पार्शियली फिल्ड है, नॉट कम्प्लीटली फिल्ड। दैट्स वाई आयरन इज कॉल्ड
ट्रांजिशन मेटल। कॉपर का केस देखें तो कॉपर में D10 है, मगर कॉपर की स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर Cu1+ में D10 है, मगर जैसे ही Cu2+ की बात आती है, यहाँ हम देखते हैं D9 है। यहाँ पर देखो पार्शियली फिल्ड हमारा D ऑर्बिटल्स मौजूद है कॉपर में। दैट्स वाई कॉपर भी हमारा ट्रांजिशन मेटल होता है। जब हम बात करते हैं जिंक की, तो जिंक में देखो 3D10 है और इसकी एक ही ऑक्सीडेशन नंबर होती है +2, वहाँ पर भी D10 है। तो देखो जिंक के केस में D10 है, दैट मीन्स कंप्लीटली फिल्ड D ऑर्बिटल्स है, तो जिंक को हम ट्रांजिशन मेटल नहीं कहते हैं। तो जिंक फैमिली पूरी ट्रांजिशन मेटल की कैटेगरी में नहीं आएगी। जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनीशियम, इनको हम डी ब्लॉक के तत्व तो कहते हैं, मगर इनको हम ट्रांजिशन मेटल नहीं कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताए थे सीरीज वाइज। हमने स्कैंडियम से लेकर के कॉपर तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख करके दिखाया था। हमने इसमें 2 अपवाद देखे थे, एक था क्रोमियम, एक था कॉपर, और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या पता लगाया था, 3D1 to 10, 4S1 to 2। हमने 4D सीरीज़ में देखा यट्रियम से लेकर के कैडमियम तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये अपवादों की श्रेणी है, इसमें 6 अपवाद होते हैं, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, रुथेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम और सिल्वर। और इसका जो सामान्य विन्यास है वो 4D1 to 10 एंड 5S0 से 2 होता है। इसके बाद हम लोगों ने सीरीज़ पढ़ी थी 5D, जिसमें हमने लेंथेनम से लेकर के मरकरी तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा था। लेंथेनम में 4F नहीं होता है, मगर हॉफनियम से आगे में 4F इंसर्ट हो जाता है, क्योंकि 57 के बाद 58 नहीं आया था, सीधा 72 आया था। तो जो 14 एलिमेंट मिसिंग है वो F में आते हैं। इस तरह से हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था। 5D सीरीज़ में 2 अपवाद थे, एक अपवाद था प्लेटिनम, दूसरा अपवाद था गोल्ड, और इसका जो सामान्य विन्यास था वो था 4F14, 5D1 to 10, 6S1 to 2। आप चाहो तो यहाँ पर 4F14 को नहीं भी लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि लेंथेनम में 4F नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद हमने सीरीज़ सीखी थी 6D, हमने विन्यास इसका लिखा था। इसमें केवल एक अपवाद है RG, रुजेनियम, और इसमें जो सामान्य विन्यास हमारा आया था वो 6D1 to 10, 7S1 to 2 आपका विन्यास आया था। और इस बेस पर हम लोगों ने पूरे डी ब्लॉक का सामान्य विन्यास क्या डिसाइड किया था, N-1D1 to 10, NS1 से लेके 2 तक। तो बच्चों यहाँ तक हमने आपको प्रॉपरली डिस्कस कर दिया था और आपको बताया था, ये तो एक एक्स्ट्रा स्लाइड थी जिसमें मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो बाहर का शेल है उसको हम अल्टीमेट शेल या वैलेंस शेल बोलते हैं, उसके ठीक पहले वाले शेल को हम पेनल्टीमेट शेल कहते हैं, और उससे भी अंदर वाले शेल को हम एंटी पेनल्टीमेट शेल कहते हैं। ठीक है। अब हम बात कर रहे थे बच्चों डी और एफ ब्लॉक में हम लोगों ने इतनी स्टडी करने के बाद, इतना डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने के बाद क्या पढ़ना है, आखिर इतना डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें क्यों पढ़ाया गया है। कहीं ना कहीं हमें डी ब्लॉक की जो प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करनी है, उन प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें बार बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने काफ़ी डिटेल में आपको समझाया था। तो देखो हम लोगों को कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, भौतिक गुण। दूसरा है एटॉमिक साइज, परमाणु त्रिज्या। उसके बाद है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, कॉम्प्लेक्स आयन एंड इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ये हमें प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है। हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, भौतिक गुणों की। बच्चों भौतिक गुणों में अगर हम देखें तो कुछ भौतिक गुण ऐसे हैं जो जिनमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती है, इन सब गुणों से आपका अच्छे से परिचय है। जैसे दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, दे हैव हाई डक्टिलिटी पावर, मैलिएबिलिटी। आई थिंक सबको पता है डक्टिलिटी का मतलब है हम लोग अगर हैमरिंग करें तो हम वायर बना सकते हैं। ठीक है। मैलिएबिलिटी का मतलब है हैमरिंग करके एक फैला सकते हैं, तश्तरी नुमा, मतलब उसको फैला सकते हैं, तो इसको बोलते हैं तन्यता।
और इसको बोलते हैं आघात वर्धनीयता। जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, तन्यता या डक्टिलिटी का गुण पाया जाता है, मैलिएबिलिटी या आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। इन सभी में धात्विक चमक होती है, मेटेलिक लश्चर होता है। दे हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी, ये ऊष्मा के बेहतर सुचालक होते हैं। दे हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये विद्युत के भी बहुत अच्छे सुचालक होते हैं। और उसके बाद है दे हैव वन और मोर टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर्स एट नॉर्मल टेम्परेचर्स एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड मैंगनीज। उसके बाद है वेरी मच हार्ड एंड हैव लो वोलेटिलिटी, एक्सेप्शंस हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी। बच्चों इसमें ध्यान रखने वाली बात एक ही है, ये सारे गुण तो आपको वैसे भी आते हैं, इन सब गुणों से आप डेली परिचित हो। आपने गोल्ड देखा होगा, आपने लोहा देखा होगा, आयरन जिसको आप बोलते हो, आपने बहुत सारे मेटल्स को डेली लाइफ में देखा होगा। और इन सारे गुणों को अगर आप डेली लाइफ में यूज़ होने वाली मेटल्स के साथ कोरिलेट करोगे तो आपको इन गुणों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो जनरल क्वेश्चन नहीं रहते हैं, थोड़े हट के क्वेश्चन रहते हैं, और जिनमें लॉजिक यूज़ होता है वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो हम आपको डायरेक्टली उन क्वेश्चंस की तरफ ले चल रहे हैं। पहले तो आप यहीं से सीख लो। देखो हमारे पूरे डी ब्लॉक में जो लास्ट में है, लास्ट में कौन है? जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनीशियम। अगर हम इन चार को देखें तो ये होती हैं सॉफ्ट मेटल, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं होती हैं। इवन मरकरी तो आपको पता ही है, नेचुरल टेम्परेचर पर, सामान्य तापमान पर लिक्विड स्टेट में मिलती है। तो ये सारी की सारी सॉफ्ट मेटल्स होती हैं। आपसे पूछा जाता है क्यों होती हैं, तो उसका रीज़न भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि रीजंस आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो हम एक एक करके बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये खैर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी, ये नॉर्मल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें एज सच आपसे रीजंस पूछे नहीं जाते हैं, वरना इन सब रीजंस को भी डिस्कस किया जा सकता था, बट पूछे नहीं जाते हैं। तो जो क्वेश्चंस हमारे क्रिएट होते हैं हम उन क्वेश्चंस की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। बच्चों देखो, हम लोग जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उस टॉपिक में हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। देखो जो सॉफ्टनेस है, हमने आपको बताया ना कि जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपरनीशियम ये सॉफ्ट मेटल्स होती हैं। सॉफ्ट मेटल्स होती हैं इसका मतलब अगर हम गर्म करेंगे तो ये आसानी से मेल्ट हो जाएंगी, मेल्ट हो जाएंगी आसानी से। दैट मीन्स इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। तो हमसे अगर पूछा जाए कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है वो कुछ एलिमेंट्स का बहुत ज़्यादा होता है और कुछ मेटल्स ऐसी भी होती हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम भी होता है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका मेल्टिंग पॉइंट कम है? तो मेल्टिंग पॉइंट अगर हमने समझ लिया तो मेल्टिंग पॉइंट से ही कोरिलेट करा देंगे हम सॉफ्टनेस को। जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो हार्ड होगी, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा वो सॉफ्ट होगी। तो मेल्टिंग पॉइंट को समझने के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना होगा। देखो मैं आपको 3D सीरीज़ सिखा रहा हूँ, 3D सीरीज़ जैसा ही अप्लाई कर देना है 4D सीरीज़ पर, 5D सीरीज़ पर। जो आपसे नीट जेई में क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली 3D सीरीज़ से क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए हम 3D सीरीज़ को ही पढ़ते हैं। और हमारे एनसीईआरटी में भी जो सीरीज़ जिसका एक्सप्लेनेशन डिटेल में दिया हुआ है वो 3D सीरीज़ के रिगार्डिंग ही दिया है। सारणी में सारी सीरीज़ को कवर किया है, बट हमने आपको फिर बताया हमारे समझाने का जो प्रोस्पेक्टिव है वो 3D सीरीज़ से निकलेगा। यही का यही प्रोस्पेक्टिव हम अप्लाई कर देंगे 4D सीरीज़ पर और फिर 5D सीरीज़ पर और फिर 6D सीरीज़ पर। खैर देखते हैं। देखो ये हमारी 3D सीरीज़ है जिसमें स्कैंडियम से लेके जिंक तक के एलिमेंट होते हैं। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 है और इसका विन्यास अगर हम देखें तो आर्गन 3d1 4s2 होता है। टाइटेनियम, वेनेडियम सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाई दे रहा है। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर हम देखें तो हम दो चीज़ें देखते हैं। पहली चीज़ हमें दिखाई देती है कि एस में या तो एक इलेक्ट्रॉन है या फिर एस में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स जो हमारे पास 4s है मीन्स एस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो सबसे बाहर की कक्षा में होते हैं,
उसमें एक इलेक्ट्रॉन है या फिर दो इलेक्ट्रॉन है। मगर जब हम डी की बात करते हैं, डी कौन सा कोश है? फोर्थ नहीं है, फोर्थ के अंदर वाला है, दैट मीन्स पेनल्टीमेट शेल है। तो डी में इलेक्ट्रॉन 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है। तो डी में इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 10 तक रहता है। तो आप क्या देखते हो कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनमें दो शेल्स होते हैं जहां बदलाव देखने के लिए मिलता है। एक होता है वैलेंस शेल, आखिरी कक्षा। एक होता है उससे पहले वाली कक्षा, दैट इज पेनल्टीमेट शेल। तो जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट मीन्स जो एस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड, वो बनाते हैं धात्विक बंध। और जो उससे पहले वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट मीन्स जो डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनमें दो शेल्स इनकम्प्लीटली फिल्ड हैं। एक शेल है लास्ट शेल, दैट इज वैलेंस शेल, और एक शेल है उससे पहले वाला, दैट इज पेनल्टीमेट शेल। वैलेंस शेल इनकम्प्लीटली फिल्ड है और उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेटेलिक बॉन्ड बनाएंगे, और जितने भी अंदर वाले शेल, दैट इज पेनल्टीमेट शेल में जितने भी डी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो आप बताओ, दो दो तरह के बॉन्ड बन रहे हैं। तो देखो, एक और दो इलेक्ट्रॉन तो सभी में है, तो मेटेलिक बॉन्ड तो ऑलमोस्ट सभी में एक जैसा बनेगा। बदलेगा तो क्या? बदलेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर या उतना ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? दो। तीन तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तीन। चार मतलब पाँच तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे पाँच। मतलब डी में फिलिंग्स तो आपको पता है, ये डी में आप सब कुछ जानते हो कि डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 1, इसको बोलेंगे D1। अगर एक और भर देंगे तो उसको बोलेंगे D2। इसको भर देंगे तो बोलेंगे D3। इसको भर देंगे तो बोलेंगे D4, और इसको भर देंगे तो बोलेंगे D5। तो आप बोलो D1 से लेकर D5 तक जब हम जाएंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। और जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा बनेंगे। तो आप बताओ, शुरुआत से 5 एलिमेंट्स तक हमें क्या लगता है? शुरुआत के 5 एलिमेंट्स तक हमें लगता है ना कि यहाँ देखो, इवन शुरुआत के 5 को तो छोड़ो, आप स्कैंडियम से लेकर के कहाँ तक चलो? क्रोमियम तक। तो देखो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3, और यहाँ देखो 5 तो ये है और एक ये है। सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको क्रोमियम में दिखेंगे। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड किस में बनेगा? क्रोमियम में। और जब बॉन्ड ज़्यादा बनेगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें मेटेलिक बॉन्ड के साथ साथ कोवेलेंट बॉन्ड भी मैक्सिमम कंटेंट में बनता है। तो इसमें जो हम देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट पहले धीरे धीरे बढ़ता है। कब तक बढ़ेगा? क्रोमियम तक। फिर उसके बाद होना तो मैंगनीज का भी ज़्यादा चाहिए, बट मैंगनीज में एक्सेप्शन होता है, मैं एक्सेप्शन के बारे में अभी बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैंगनीज के बाद जब हम जाते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक तक, तब हम देखते हैं कि यहाँ पर पेयरिंग होने लगी है इलेक्ट्रॉन्स की। देखो, इसको बोलेंगे D6, फिर D7, फिर D8, फिर D9 और फिर D10। तो नीचे की तरफ जब हम उतरते हैं तो हम क्या देखते हैं कि डी इलेक्ट्रॉन्स में पेयरिंग होने लगी है। तो मतलब कोवेलेंट जो बॉन्ड है वो कम एक्सटेंट में बनेगा, कम बनेगा। तो पहले तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा और फिर मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? घटेगा। पहले तो हार्डनेस बढ़ेगी, फिर हार्डनेस धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन है कि डी ब्लॉक के तत्वों का जो मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ है वो किस तरह से बनता है। आइए हम इसको ग्राफ में समझने की कोशिश करते हैं। देखो, यही सारी चीज़ है, फिर से बनी हुई है। ये देखो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वगैरह को मैंने यहाँ बना के दिखाया है। आप देखो यहाँ से देखो, टाइटेनियम से ज़्यादा वेनेडियम से ज़्यादा क्रोमियम ज़्यादा होता है ना, धीरे धीरे बढ़ गया। फिर देखो, बढ़ने के बाद धीरे से ये क्या हो गया? घट गया। इसी तरह से देखो, जैसे जैसे हम जिरकोनियम से नायोबियम, उसके बाद मॉलिबेडनम, पहले ये बढ़ गया फिर धीरे धीरे घटने लगा। इसी तरह से ये भी देखो, पहले टंगस्टन तक बढ़ गया फिर धीरे धीरे ये घटने लगा। तो ये बढ़ क्यों रहा है और फिर घट क्यों रहा है?
तो उसका आंसर क्या है कि दो तरह के बॉन्ड्स फॉर्मेशन होते हैं, मेटेलिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड कौन बनाता है? वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स। कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाता है? अंदर के डी ऑर्बिटल्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। चूंकि एस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तो फिक्स है, ऑलमोस्ट 1-2 है, तो मेटेलिक बॉन्ड तो सब में एक जैसे बनेंगे। जो कोवेलेंट बॉन्ड है वही बदलते हैं, और उन्हीं के बदलने की वजह से शुरुआत में जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, हमारा जो बॉन्ड है वो ज़्यादा बनेगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे पेयरिंग होने लगेगी इसका मेल्टिंग पॉइंट घटने लगता है। इवन आपको यहाँ एक फैक्ट भी याद रखना चाहिए कि टंगस्टन पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा अगर मेल्टिंग पॉइंट किसी धातु का होता है तो उसका नाम है टंगस्टन। आपको ये भी पता होगा कि बल्ब में जो फिलामेंट्स बनते हैं वो भी टंगस्टन के ही बनते हैं। ठीक है, आपको यहाँ एक एक्सेप्शन भी याद रखना होगा कि मैंगनीज और टेक्नीशियम, इन दोनों में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं, बट उसके बावजूद भी इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा नहीं होता है, कम होता है। तो इसके पीछे का रीज़न उनका स्ट्रक्चर है, इनका कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स होता है। एक्चुअली स्ट्रक्चर्स के बारे में हम डिटेल सॉलिड स्टेट चैप्टर में पढ़ते हैं, जो कि आपके नीट जेईई सिलेबस से हटा दिया गया है, तो हमें ज़्यादा स्ट्रक्चर्स में जाना नहीं है। केवल आप इतना याद रखिए, मैंगनीज और टेक्नीशियम में जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है तो जैसा ज़्यादा होना चाहिए बट उनका कम होता है। तो बच्चों ये हमारा था मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में सारा डिटेल। ये ग्राफ आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में अच्छे से मिल जाएगा, आप उस ग्राफ को देखिए और एनालिसिस करना सीखिए। किताब में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, बट यदि आप उसकी एनालिसिस कर लेते हो, आप उसमें से क्वेश्चंस क्रिएट कर लेते हो, तो आपके पढ़ने का तरीका सही है। अगर आप एनालिसिस नहीं कर पाते हो, आप पढ़ते जाते हो, समझ में कुछ नहीं आता है, तो फिर वो आपका तरीका सही नहीं है। ठीक है, और थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और हिंट कर दूँ कि हम प्योरली बोर्ड नहीं पढ़ रहे हैं, हमें एक लेवल पर तैयारी करनी है। तो मैं आपको वो सारे चीज़ें कवर अप करने की कोशिश करता हूँ जहाँ से हमारे क्वेश्चंस जो आते हैं वो हमारे सॉल्व होने लगें। मैंने आपको पहले भी हिंट किया था कि मैं अपने लेक्चर्स के दौरान आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा और बताऊंगा कि जो मैंने पढ़ाया है उनसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए और सभी बच्चे प्रॉपरली रिवीजन करते रहिए, और सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो अपने नोट्स जो है वो मेंटेन करते चलें, जिससे आपको रिवीजन करने में समस्या ना हो। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि एक तरह से कह लो फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही आप इसको शामिल कर सकते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, जिसको अगर आप हिंदी में देखते हो तो इसको आप बोलते हो कणन की एंथैल्पी। तो कणन की एंथैल्पी क्या होती है, आप इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करो। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास एक कोई मेटल का टुकड़ा है। आपको पता है इस मेटल के टुकड़े में बहुत सारे एटम्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे मान लो कॉपर का टुकड़ा है तो कॉपर ढेर सारे जुड़े हुए हैं दुनिया भर के। अब हमारा काम है कि इस मेटल के टुकड़े में से एक एटम को अलग करो। एटम्स को अलग करना, अलग करने में जो भी एनर्जी लगेगी या जो भी एंथैल्पी का चेंज होगा उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, तो आप खुद बताओ ये सब के सब क्या होते हैं, ये बहुत हार्ड होते हैं। आपको पता है इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, ये पिघलते ही बहुत देर में है। तो आप खुद सोच के देखो, इनमें से अगर एक एटम आपको अलग करना पड़ेगा तब तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो हम क्या बोलते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनका जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। ये हमारे इस डायग्राम से आपको चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, लिखा भी है हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, और थोड़ा देख लो अगर हम पूछें हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्यों होता है तो फिर से वही लॉजिक है। देखो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ते जाते हैं और फिर पेयरिंग होने लगती है। तो पहले मेटेलिक और कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा बन रहे थे,
फिर धीरे धीरे कोवेलेंट बॉन्ड का जो बनना है वो कम हो जाता है। तो हम क्या कहते हैं कि शुरुआत में एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बढ़ता है एक लेवल तक, फिर वो घटने लगता है। जैसा ग्राफ हमारा मेल्टिंग पॉइंट में था, उसी तरह का ग्राफ हमारा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में भी आता है। तो आप खुद से देखो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का ग्राफ। देखो ये ग्राफ है 3D सीरीज़ का, ये ग्राफ है 4D सीरीज़ का, और ये ग्राफ है 5D सीरीज़ का, जिसको आप सीरीज़ नंबर 1, सीरीज़ नंबर 2 और सीरीज़ नंबर 3 कहते हो। जो ग्राफ आपने बनाया था अभी, वही ग्राफ, ऑलमोस्ट वही ग्राफ है, बट वहाँ वैल्यूज़ का अंतर है। वहाँ डिग्री सेल्सियस में हम लोग मेज़र कर रहे थे, यहाँ पर मेज़रमेंट हमारा एंथैल्पी का मेज़रमेंट है, किलो जूल प्रति मोल में हमने इसका मेज़रमेंट किया है। तो मेज़रमेंट का बस वैल्यूज़ बदला है, बट ऑलमोस्ट यहाँ से हमारा सेम रिजल्ट निकलता है कि जो डी और डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, दे हैव हाई वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए। क्यों होता है? रीज़न ऑलमोस्ट सेम है। जो रीज़न आपका मेल्टिंग पॉइंट को डिसाइड करता है, वही रीज़न हमारा यहाँ पर किसको डिसाइड करता है? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन को डिसाइड करता है। अब बच्चों यहाँ पर देखो, अब बच्चों वैसे हम लोगों को, पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों को पढ़ना क्या है। ठीक है, हम लोगों को जिस ट्रेंड को डिस्कस करना है वो ट्रेंड है हमारा एटॉमिक साइज। ये बच्चों ज़बरदस्त टॉपिक है, बहुत पूछा जाता है। एटॉमिक साइज, या जिसको हम बोलते हैं परमाणु का जो आकार है। ठीक है, परमाणु के आकार में जितनी भी बातें हैं, आप पहले मुझे ध्यान से सुनो, फिर मैं उन सारी बातों को अपनी स्लाइड्स पर यहाँ दिखाने की कोशिश करूँगा, और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपको ये चीज़ एकदम क्लियर कट हो जाए, जिससे आपको चीज़ दिक्कत ना आए। आप खुद से देखो। पहले मैं आपको पीरियोडिक टेबल की तरफ लेके चल रहा हूँ, जो मैंने सबसे शुरुआत में आपको डिस्कस करी थी। बच्चों आप लोग बताओ, ये हमारे पास आवर्त सारणी है, सब लोगों ने देखी हुई है। जब हम आवर्त सारणी में आपसे कहते हैं कि बताओ बच्चों, जो साइज है, एटम का साइज है, वो किस प्रकार बदलता है, या एटम के साइज को कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं, तो बच्चों आप लोग तुरंत कह देते हो कि सर जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो हमारे कोश, या कहें तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो साइज है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जैसे लिथियम में 2 शेल हैं, ठीक है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम में 3 है, पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 1। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर जाते हैं, कोशों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा आकार बढ़ जाता है। जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा? लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारा क्या होता है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसको हम बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश, सॉरी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोल रहा हूं मैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश जिसको हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव, इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से हमारा साइज जो है वो घट जाता है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारा साइज क्या होता है? घटता है। क्यों घटता है? बिकॉज जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, और अप टू डाउन आने पर जेड इफेक्टिव यहाँ भी बढ़ता है, बट अप टू डाउन आने पर जेड इफेक्टिव के कंपैरिजन में हमारे शेल का इंक्रीज होना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसलिए अप टू डाउन आने पर शेल बढ़ने की वजह से साइज बढ़ जाता है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर शेल तो कांस्टेंट रहते हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो साइज है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, या कहें तो घट जाता है। अब बच्चों इस चीज़ को हम अप्लाई करके देखते हैं यहीं पे। अब बच्चों पहले ये बताओ, ये हमारा जो डी ब्लॉक है ये बेसिकली एस ब्लॉक के बाद में है और पी ब्लॉक से पहले है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनका जो साइज है वो एस ब्लॉक से क्या होता है? छोटा होता है, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर तो साइज घट रहा था ना, तो एस ब्लॉक से तो छोटा होता है,
और पी ब्लॉक से क्या होता है, बड़ा होता है। इतनी चीज तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि जो हमारे डी ब्लॉक हैं उनका जो साइज है वो एस ब्लॉक से छोटा होता है और पी ब्लॉक से क्या होता है बड़ा होता है। ये साइज के बारे में इतनी चीजें आपको पता चल गई, ठीक है। अब दूसरी बात अगर हम देखें तो अगर हम स्कैंडियम से चलते चलें कहां पर, जिंक तक, तो हम क्या देख रहे हैं भाई, यहां तो हम बाएं से दाएं जा रहे हैं और जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो हमारे साइज में क्या होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्कैंडियम का साइज बड़ा होना चाहिए, टाइटेनियम का छोटा, वेनेडियम का और छोटा, क्रोमियम का और छोटा, मैंगनीज का और छोटा, आयरन का और छोटा, कोबाल्ट का और छोटा। इस तरह से लास्ट में सबसे छोटा साइज किसका होना चाहिए, जिंक का होना चाहिए। और अगर हम ऊपर से नीचे की बात करें तो स्कैंडियम से बड़ा यट्रियम, यट्रियम से बड़ा, यहाँ लिख दो रहा हूँ मैं, यहाँ एक एलिमेंट जो मैंने छोड़ दिया है मैं उसको लिख दे रहा हूँ। यहाँ मैंने लिखा लैंथेनम को, यहाँ मैंने लिखा लैंथेनम को और यहाँ लिखा एक्टिनियम को। लैंथेनम से बड़ा साइज किसका होगा, एक्टिनियम का। ऊपर से नीचे आने पर साइज में वृद्धि हो रही है। सेम टू सेम ऑर्डर अगर हम देखें तो टाइटेनियम से बड़ा आकार जिरकोनियम का, जिरकोनियम से ज़्यादा बड़ा साइज होगा हॉफनियम का और हॉफनियम से भी बड़ा साइज होगा रदरफोर्डियम का। ऐसा हम सोच रहे हैं। साइज डी ब्लॉक का एस से छोटा है, पी से बड़ा है, एक चीज। और जब हम सीरीज वाइज जा रहे हैं तो साइज में कमी होनी चाहिए और जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हमारे साइज में क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मगर जब हम एक्चुअलिटी देखते हैं तो एक्चुअलिटी तो कुछ अलग ही तरह की दिखाई पड़ती है। वो एक्चुअलिटी क्या है, आप उस एक्चुअलिटी को देखने की कोशिश करो, आपको खुद ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बच्चों देखो एक्चुअलिटी, देखो एक्चुअलिटी कुछ इस तरह की है। एक्चुअलिटी क्या है कि शुरुआत के 5 एलिमेंट तक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, तो हमारी बात मानती हैं, मतलब इनके साइज में क्या होती है, कमी। मगर उसके बाद हमारा साइज कैसा हो जाता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और फिर लास्ट में तो इवन वृद्धि देखने के लिए मिल जाती है। कहोगे ये सर क्यों इतना सब उल्टा पुल्टा मचा दिया। शुरुआत में कमी मींस हमारा नॉर्मल ट्रेंड फॉलो हो रहा है जो होना चाहिए, बीच में बराबर, और फिर लास्ट में वृद्धि। भाई ऐसा क्यों हो रहा है, इस क्यों का आंसर तो हमें समझना पड़ेगा। तो इस क्यों का आंसर समझने के लिए पहले हम आपको 2 चीजें सिखाने की कोशिश करते हैं। पहले हम आपको बता देते हैं थोड़ी सी चीजें जो हमें जाननी चाहिए। एक का नाम है जेड इफेक्टिव, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। पहले हम ये सीखेंगे, उससे तुरंत बाद हम लोग सीखेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। बच्चों हिंदी टर्म्स मुझे ज़्यादा यूज़ इसलिए करना है क्योंकि यहाँ जो भी मुझसे बच्चे जुड़े हुए हैं वो मोस्टली हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, धीरे धीरे स्विच कर रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम की तरफ। इसलिए मैं टर्मिनोलॉजी को हिंदी में आपको प्रॉपरली बताता हूँ और मैं अपने समझाने के मोड को ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में रखने की कोशिश करता हूँ, जिससे उन सभी बच्चों को ज़्यादा बेहतर समझ में आ सके जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम का नहीं है, ठीक है। फिर भी यदि कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का है और उसको लग रहा है कि वो कोई ऐसा टर्म है जो मैं मिस कर दिया हूँ या नहीं समझाया हूँ तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो हम आपको सिखाने वाले हैं परिरक्षण प्रभाव, ठीक है। ये 2 चीज़ें अगर आपने सीख ली
और इवन एक तीसरी चीज है जिसको हम बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं लेंथेनाइड संकुचन। लेंथेनाइड संकुचन। बच्चों ये 3 टर्म अगर आपने सीख लिए तो आप पूरे डी ब्लॉक की जो रेडियस है, त्रिज्या है या एटॉमिक साइज है, उसका एकदम क्लियर कट सही सही आंसर बताने लगोगे। तो आइए इनको हम लोग देखते हैं। इससे पिछली स्लाइड मैंने वही रखी हुई थी समझाने के लिए। अब बच्चों ये बताओ, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, नाभिक है। आपको पता है न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज, जैसे मान लो 2 मिनट के लिए हमारे पास कोई एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 40 है, तो इसका मतलब उसमें 40 प्रोटॉन है। तो उसमें जो न्यूक्लियर पर जो चार्ज है, न्यूक्लियस पर जो चार्ज है वो कितना है? आप कहोगे सर 40 यूनिट। अब यूनिट इन द सेंस 40 इकाई कह दो, आप कूलाम में नापोगे तो फिर आप उसको कूलाम में कन्वर्ट कर देना। बट अभी मैं नॉर्मली समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि यदि हमारे पास कोई एटम है और उसके न्यूक्लियस में 40 प्रोटॉन्स हैं तो हम कहेंगे कि इसके पास 40 यूनिट चार्ज है। ठीक है। अब इस 40 यूनिट चार्ज का काम क्या है कि ये बाहर के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? अपनी तरफ खींच रहा है। अपनी तरफ खींचने का काम कौन कर रहा है? ये न्यूक्लियस। 40 के 40 प्रोटॉन क्या करेंगे? बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे। ठीक है। अब आप बताओ, अगर ये अंदर के इलेक्ट्रॉन 2 मिनट के लिए सोचो ना होते, अंदर के इलेक्ट्रॉन होते ही ना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स फटाक से अंदर की तरफ खींचा चला जाता। मगर आप खुद देखो कि इन प्रोटॉन्स को जब अंदर की तरफ, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आएगा तो ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है ये बाहर की तरफ क्या करेंगे? अपोजिट फोर्स लगाएंगे ना, इस इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ नहीं आने देंगे। तो आप बताओ, न्यूक्लियस पर चार्ज था 40 क्योंकि इसमें 40 प्रोटॉन थे, मगर उस 40 में से कुछ थोड़ा बहुत चार्ज जो है वो इस अपोजिट फोर्स को बैलेंस करने में कंज्यूम हो गया। अब मान लो कंज्यूम हो गया तो नेट फोर्स कितना लग रहा है? ऐसा तो नहीं है कि न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पर इफेक्ट ही नहीं डाल रहा है, इफेक्ट तो डाल ही रहा है। तो न्यूक्लियस का नेट इफेक्ट, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स थे उनका नेट इफेक्ट जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पर फेस होता है, मतलब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फेस करता है वही कहलाता है जेड इफेक्टिव। ये मैंने सिंपल वर्ड्स में आपको सिखाया है। दूसरी चीज आपको मैंने बोली थी कि हम आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट यहां पर बताएंगे। तो देखो, एक तो था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मैंने डिस्कस कर दिया, और दूसरी है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट को आप कैसे समझ सकते हो? देखो, ये नाभिक है, दैट मीन्स समझ लो ये मैं हूं और ये आप बैठे हुए हैं क्लास में, और आप कहां बैठे हुए हैं? पीछे की तरफ। हमने आपसे बोला कि बोर्ड पर आपको दिख रहा है, आपने कहा हाँ सर पूरा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि आगे की तरफ बच्चे नहीं बैठे थे, कोई बच्चा नहीं बैठा था, आप ही पीछे बैठे हुए थे, तो आपको तो दिखेगा ही। मान लो आपके आगे कई सारे बच्चे बैठे हुए हैं और लंबे लंबे बच्चे बैठे हुए हैं, तो वो आपके देखने में क्या कर रहे हैं? रुकावट उत्पन्न कर रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं, बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो वही स्क्रीन जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर के इलेक्ट्रॉन के लिए एक तरह से स्क्रीन का काम करते हैं। जितनी ज़्यादा स्क्रीन्स होंगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ नहीं आएगा, बल्कि प्रतिकर्षण फील करेगा, वो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाएगा। तो सोच के देखो, जो जेड इफेक्टिव है वो इलेक्ट्रॉन्स को अंदर बुला रहा है, मतलब साइज में कमी कर रहा है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट उसको बाहर की तरफ धकेल रहा है, मतलब उसके साइज में क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। तो दो ऑपोजिट इफेक्ट है। जेड इफेक्टिव की वजह से साइज में क्या होनी चाहिए? कमी, और स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से साइज में क्या होनी चाहिए? इंक्रीमेंट होना चाहिए। साइज में क्या होनी चाहिए? वृद्धि होनी चाहिए। तो दो ऑपोजिट इफेक्ट हैं, दोनों इफेक्ट्स को अब आप दिमाग में रखिए। इतनी बात समझ में आ गई? दो बातों के बाद अब हमारा एक पार्ट और बचता है जिसको हमने बोला था लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, उसके बारे में हम 2 मिनट बाद लेते हैं। ठीक है। अब हम पहले इतनी चीजों को यहां लगाने की कोशिश करते हैं।
अब आप बताओ, जब हम बाएं से दाएं जा रहे हैं, आपने पढ़ा है बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, Z इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ जाता है, और Z इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ने की वजह से जो साइज है वो क्या होता है, घट जाता है। तो जो शुरुआत के 5 एलिमेंट में हम जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, शुरुआत के 5 एलिमेंट में जब हम जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 4-5 इलेक्ट्रॉन है। तो जो शुरुआत के 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब तक डी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम थी तब तक उनके बीच में जो कह लो कि जो मतलब ऊपर से जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना था, 21। इसका एटॉमिक नंबर कितना था, 22, 23, 24, 25। तो जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हम शुरुआत में क्या देख रहे हैं, एटॉमिक नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है, और एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस पर चार्ज बढ़ रहा है, और न्यूक्लियस पर चार्ज बढ़ने की वजह से Z इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ रहा है। तो Z इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ रहा है जब हम शुरुआत के 5 में जाते हैं। तो शुरुआत के 5 में जाने पर Z इफेक्टिव का वैल्यू ज्यादा रहता है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट, अब ध्यान से समझना बच्चों, एक नई चीज और यहां पे बता दूं, ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है ये अंदर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन स्क्रीन का काम करते हैं वो अलग बात है, मगर अगर इसी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ने लगे, इसी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ने लगे तो यही इलेक्ट्रॉन आपस में ही एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और स्वयं एक स्क्रीन का कार्य करने लगते हैं। तो आप खुद से देखो, शुरुआत के 5 एलिमेंट्स तक एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, डी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है बट अभी ज्यादा नहीं है। डी में 5 इलेक्ट्रॉन जब तक रहते हैं तब तक वो अनपेयर्ड रहते हैं, अयुग्मित रहते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं शुरुआत के 5 एलिमेंट तक कि Z इफेक्टिव डोमिनेट करता है स्क्रीनिंग इफेक्ट पर, इसलिए शुरुआत के 5 एलिमेंट तक साइज हमारा क्या होता है, घट जाता है। उसके बाद जैसे ही D6 होता है, D7 होता है, D8 होता है, तो हमें क्या पता रहता है, D6, D7, D8 में हमारा प्रतिकर्षण स्टार्ट हो जाता है। अब हमारा Z इफेक्टिव भी बढ़ रहा है और हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, मगर दोनों में जो वृद्धि होती है वो ऑलमोस्ट बैलेंस हो जाती है। जितना Z इफेक्टिव बढ़ रहा है उतना ही स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्यों बढ़ा आपको पता है ना, D5 से क्या हो गया, D6, D7, D8। तो जो D इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो रहा था वो बढ़ने की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया, और स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से जो हमारा Z इफेक्टिव था और जो स्क्रीनिंग इफेक्ट था वो एक दूसरे में काउंटर बैलेंस हो गया, और काउंटर बैलेंस होने की वजह से यहाँ साइज कैसा हो गया, कांस्टेंट। मतलब साइज में कोई वृद्धि नहीं हुई, ऑलमोस्ट साइज कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया, लगभग बराबर हो गया। मगर जैसे ही हम D8 के बाद D10 की तरफ मूव करते हैं, दैट मीन्स कॉपर और जिंक की तरफ हम मूव करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ Z इफेक्टिव से ज़्यादा इम्पैक्टफुल कौन हो जाता है, यहाँ पर ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाता है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट। और स्क्रीनिंग इफेक्ट जब डोमिनेट कर जाता है Z इफेक्टिव पर, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये हमारा स्लाइड आपको बताने में हमें लगता है कि आसान समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे हमारा साइज शुरुआत में 5 एलिमेंट्स तक घटता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है और लास्ट में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये मैंने स्लाइड को यहाँ पर आपके लिए रिप्रेजेंट कर दिया है। देखो, शुरुआत के 5 एलिमेंट तक Z इफेक्टिव डोमिनेट कर रहा है, किस पर, स्क्रीनिंग इफेक्ट पर, इसलिए साइज घट रहा है। फिर आगे के 3 एलिमेंट में Z इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू क्या हो गई, बराबर हो गई, तो ये साइज कांस्टेंट हो गया। और उसके बाद लास्ट के 2 एलिमेंट में Z इफेक्टिव से ज़्यादा डोमिनेट कौन हो गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसलिए साइज में क्या हो गई, वृद्धि। और आई थिंक आपको सारा रीज़न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से हमने समझाने की कोशिश करी है, समझ में आ गया होगा डेफिनेटली। आप यहाँ ज़रूर कमेंट करिएगा एक बार कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है, और अगर नहीं आई है तो आप अपना क्वेश्चन मुझे ग्रुप में ज़रूर भेजिए। डू माई बेस्ट कि आपके क्वेश्चंस को मैं अपने वीडियो में कवर ज़रूर करूँगा।
और आपको बेहतर से बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, अब हम एटॉमिक साइज का ट्रेंड अप टू डाउन आने पर देखते हैं। बच्चों ऊपर से नीचे आ रहे हैं, स्कैंडियम से यट्रियम पर, यट्रियम से लैंथेनम पर। आपको पता है ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है, तो स्कैंडियम से ज़्यादा यट्रियम, यट्रियम से ज़्यादा लैंथेनम, साइज होना चाहिए। ठीक है, होता है, सही भी है ये ट्रेंड। मगर जैसे ही हम टाइटेनियम के बाद जिरकोनियम और जिरकोनियम के बाद हॉफनियम के पास जाते हैं, तो जिरकोनियम और हॉफनियम में ये जो साइज है ये तो बराबर हो जाता है। इवन इतना बराबर रहता है इनका साइज कि इनके जो प्रॉपर्टीज हैं, इनकी जो रेडियस है वो बराबर है, इनकी प्रॉपर्टीज बराबर है, और प्रॉपर्टीज बराबर होने की वजह से ये एलिमेंट्स नेचर में एक साथ मिलते हैं, और इसी वजह से इन एलिमेंट्स को हम ट्विन्स एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनके रेडियस क्या है, ऑलमोस्ट बराबर हैं। इसी तरह से ये भी जोड़ा ऐसा है जिसका रेडियस बराबर है, ये भी प्रकृति में एक साथ मिलते हैं, इन्हें भी हम ट्विन्स एलिमेंट कह सकते हैं। बट ज़्यादातर क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया रहता है वो यही दिया रहता है, जिरकोनियम और नियम का, तो आप इसी को याद रखिए। बाकी जिनकी भी रेडियस समान है उनकी प्रॉपर्टीज़ भी बहुत हद तक समान देखने के लिए मिलती हैं। अब वो प्रकृति में एक साथ पाए जा रहे हैं या नहीं पाए जा रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन प्रिपेयर करने वाला व्यक्ति किस तरह के क्वेश्चंस को क्रिएट करना चाहता है। फिलहाल जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं तो वो ये हैं कि कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी रेडियस ऑलमोस्ट सेम है, कौन से जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम ट्विन्स एलिमेंट्स कहते हैं, या कौन से एलिमेंट्स हैं जिन्हें प्रकृति में एक साथ पाए जाते हैं। तो इसका आंसर जनरली क्या देखा जाता है, जिरकोनियम एंड हॉफनियम। बाकी सब में आपका दिख रहा है। तो यहाँ एक नई चीज़ आपको समझने के लिए फिर आने लगती है कि भाई जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है, साइज में क्या हो रही है, वृद्धि। ठीक है, तो जब साइज में हमारी वृद्धि हो रही है तो यहां पर जो वृद्धि की जगह यहां पर क्या हो रहा है, इक्वल हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। तो ये बराबर क्यों हो जा रहा है, इसके पीछे का जो कारण है वो आप खुद ही समझ सकते हो। देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो आप कहोगे सर 57। हमने कहा इसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो आप कहोगे सर 72। तो हमने कहा बीच में जो 14 एलिमेंट है वो कहाँ गए, तो आपने कहा सर वो तो लेंथेनाइड में रख दिए, लेंथेनाइड सीरीज में रख दिए। तो वो जो लेंथेनाइड सीरीज में हमने जो 14 एलिमेंट्स रख दिए, उन 14 एलिमेंट्स में एक फैक्टर काम करता है जिसको हम बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो उस लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, उस लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ना, तो लेंथेनाइड में साइज ग्रेजुअली डिक्रीज करता है, घटता है। तो लेंथेनाइड साइज को क्या करता है, कम करने की कोशिश। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है, साइज को कम करने की कोशिश करता है। और ऊपर से जब हम नीचे आ रहे हैं तो साइज बढ़ने की कोशिश होती है। क्यों, कोश बढ़ रहे हैं, शेल्स बढ़ रहे हैं, तो शेल्स क्या होते हैं, वो साइज को बढ़ाना चाहते हैं। और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है, उसको सिकोड़ना चाहता है, उसको कंप्रेस करना चाहता है, उसके साइज को छोटा करना चाहता है। तो दो कॉन्ट्रेरी इफेक्ट यहाँ पर लगते हैं, दो ऑपोजिट इफेक्ट यहाँ पर लगते हैं। एक तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जिसकी वजह से यहाँ साइज में डिक्रीज होना चाहिए, और दूसरा अप टू डाउन आने पर साइज में क्या होनी चाहिए, इंक्रीमेंट, वृद्धि होनी चाहिए। तो दो जब ऑपोजिट इफेक्ट काम करते हैं तो वो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एंड फाइनली उसका रिजल्ट ये होता है कि यहाँ पर जो रेडियस है वो हमारी कैसी आ जाती है, सेम देखने के लिए मिलती है। ये इसका रीजन। ठीक है तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट स्लाइड में मैंने उस चीज़ को एलेबोरेट करने की कोशिश करी है। व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस, क्या होता है हमारा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इस लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग देखते हैं, इसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों देखो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की जो हमने डेफिनेशन आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करी है, ये डेफिनेशन बिल्कुल टू द पॉइंट डेफिनेशन है जिसको आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पर मैं डिटेल बात करूंगा जब मैं आपको एफ ब्लॉक डिस्कस करूंगा। अभी हम डी ब्लॉक पर डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए हमारा डिस्कशन बहुत ज़्यादा डिटेल में ना होकर के लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को मैं ब्रीफ में बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो यहाँ पर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि जब हम लेंथेनाइड में जाते हैं, लेंथेनाइड में जाने का मतलब है सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक, परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक जब हम जाते हैं
तो हम देखते हैं कि साइज उनका धीरे 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 कम होता जाता है। उस कमी को ही, उसी त्रिज्या में होने वाली कमी को ही हम क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज द रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई ड्यू टू फिलिंग ऑफ 4f बिफोर 5d ऑर्बिटल्स। तो आपसे पूछा जाता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में बेसिकली होता क्या है, क्यों होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो थोड़ी देर के लिए सोच के देखो, ये हमारे पास नाभिक है, ये हमारे पास पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, 2 मिनट के लिए हमने 6 शेल बना के रखी हैं। ये कौन सी है, फर्स्ट, ये हमारी दूसरी सेल है, दैट मीन सेकंड, ये हमारी तीसरी सेल है, थर्ड है, ये हमारी फोर्थ है, ये हमारी फिफ्थ है, और ये हमारी सिक्स्थ है। 6 सेल्स हमने बना के रखी है। तो आप लेंथेनाइड में देखोगे लास्ट में क्या आता है, 6s2 फिक्स है, ये लास्ट में रहेगा। इसके बाद क्या रहता है, 5d122, अब कब 1 रहता है कब 2 रहता है अभी बात करेंगे। और फिर रहता है 4f, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 to 14। तो हम क्या देखते हैं, लेंथेनाइड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस शेल में नहीं जाते हैं, वो पेनल्टीमेट शेल में भी नहीं जाते हैं, वो कहाँ एंट्री मारते हैं, एंटी पेनल्टीमेट में। ध्यान से समझना बच्चों, एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री कहाँ होती है, वैलेंस शेल में। पी ब्लॉक में भी कहाँ होती है, वैलेंस शेल में। तो वैलेंस शेल के एस सब शेल में अगर इलेक्ट्रॉन एंट्री करते हैं तो उसको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। वैलेंस शेल के पी ब्लॉक में अगर इलेक्ट्रॉन एंट्री करते हैं तो उसको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। और अगर हमारे लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से पहले वाले शेल में, दैट इज पेनल्टीमेट शेल के डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन एंट्री करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। और अगर हम आपसे बोलें कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या है, तो आप बोलोगे अगर हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी पेनल्टीमेट शेल के एफ ऑर्बिटल्स में एंट्री करते हैं तब हम उसको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो आप बताओ हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एफ ब्लॉक में कहां जा रहे हैं, तो आप बोलोगे एंटी पेनल्टीमेट शेल में। तो आप बताओ एंटी पेनल्टीमेट शेल कहां है, काफी अंदर की तरफ है, एफ ऑर्बिटल्स काफी अंदर की तरफ है। तो अंदर की तरफ होने की वजह से इसका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। मीनिंग समझिएगा, जैसे हमने कहा लेंथेनम, हमने आपसे बोला लेंथेनम, तो आपने कहा सॉरी लेंथेनम मैं नहीं ले रहा हूं मैं, चूंकि लेंथेनम हमारा एफ ब्लॉक का एलिमेंट तत्व नहीं है, तो हमने शुरुआत यहां से कर दी, हमने कहा HF, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट एलिमेंट ले लिया, मान लो एक मिनट, डी ब्लॉक को नहीं लेना है हमें, आपको एफ ब्लॉक को लेकर के बताना है। मैं आपको यहाँ स्लाइड से दिखाने की कोशिश करता हूँ, उसमें बहुत लिखना पड़ेगा अदरवाइज, ठीक है। मैं यहाँ स्लाइड से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद जल्दी समझा ले जाऊँ आपको। देखो यहाँ देखो, यहाँ एटॉमिक नंबर सीरियम का कितना है, यहाँ पर हमारा सीरियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, हमारा एटॉमिक नंबर, सॉरी और भी तरह देखेंगे, ये हमारा एटॉमिक नंबर है 58, फिर 59, फिर 60, फिर 61, फिर 62, 63, 64, जाएंगे लास्ट में कितना आ जाएगा 71। तो आप बताओ जब हम लेंथेनाइड में हम आगे की तरफ जाते हैं तो लेंथेनाइड में आगे की तरफ जाने पर क्या होगा, एटॉमिक नंबर बदल रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने की वजह से क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब मैंने आपको अभी हाल सिखाया है ना, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। तो हमने क्या देखा कि जब हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को समझने की बात करते हैं, तो हमारा जो डिस्कशन है वो किस बात पर आकर अटक जाता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में हम लोग बात करते हैं कि जब हम लेंथेनाइड में आगे की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बदलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बदलने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बदलता है। दैट मीन्स जेड इफेक्टिव का वैल्यू जो है वो बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है,
Z इफेक्टिव का वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब आप बताओ Z इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ गया। अब 2 मिनट के लिए सोचो, इलेक्ट्रॉन्स भी तो एंटर कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन भी होगा, प्रतिकर्षण भी होगा, और प्रतिकर्षण होने की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट टाइप का काम करेगा। तो एक तरफ तो बढ़ रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक तरफ तो बढ़ रहा है Z इफेक्टिव, और एक तरफ बढ़ रहा है रिपल्शन, दैट मीन्स स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। तो दोनों इफेक्ट एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए, यही तो होगा। बट क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं वो कहाँ जाते हैं, 4f में, जो कि कहाँ पर है, काफी अंदर की तरफ है। तो f इलेक्ट्रॉन जो होता है, या f इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पुअर शील्डेड होते हैं, मतलब इनका जो परिरक्षण प्रभाव होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। ये रिपेल करने का काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये काफ़ी अंदर की तरफ दबे हुए होते हैं, तो ये रिपेल नहीं कर पाते हैं। तो मीनिंग ये है कि 2 इफेक्ट हैं, एक है Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, साइज उसकी वजह से कम होना चाहिए। दूसरा, यदि प्रॉपर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से साइज हमारा बढ़ जाना चाहिए। मगर होता यहाँ पर ये है लैंथेनाइड्स में कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो f ऑर्बिटल्स में जाते हैं और ये पुअरली शील्डेड होते हैं, और पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से यहाँ पर जो न्यूक्लियस का जो पार्ट है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, एंड फाइनली उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से जो हम देखते हैं कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं लेंथेनम के बाद सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर साइज़ में कमी देखने के लिए मिलती है, और इसी कमी को हम क्या बोलते हैं, इसी कमी को हम बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज द रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई ड्यू टू फिलिंग ऑफ 4f बिफोर 5d ऑर्बिटल्स। 4f अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ होने की वजह से इनकी स्क्रीनिंग पुअर होती है, और पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से हमारा डिक्रीज देखने के लिए मिलता है लेंथेनाइड्स में, और उसी डिक्रीज को हम बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बच्चों बहुत ज़्यादा डिटेल में हम और बात करेंगे जब हम एफ ब्लॉक में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को ही स्पेशली पढ़ेंगे। यहाँ हमारा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ना केवल इसलिए ज़रूरी है कि हम जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हमारा एटॉमिक रेडियाई कांस्टेंट हो जा रहा है। तो वो कांस्टेंट किस वजह से हो जा रहा है, क्योंकि उसके पीछे कहीं ना कहीं कौन सा लॉजिक काम कर रहा है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का लॉजिक जो है वो काम कर रहा है। तो हमें लगता है ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो यही लिखा है देखो जो मैं बता रहा था वही लिखा हुआ है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन compensates for the expected increase in atomic size with increasing atomic number। आपको बताया था लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ये इसको सिकोड़ता है, और ऊपर से नीचे आने पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है। तो देखो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कंपेंसेट मतलब संतुलित कर देता है फॉर द एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, जो इंक्रीज होना चाहिए उसको संतुलित कर देता है विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो जो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से साइज में इंक्रीज होना चाहिए वो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कॉम्पेंसेट कर देता है, एंड फाइनली यहाँ रेडियस हमारी बराबर आ जाती है, और इसी को हम बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ जो एलिमेंट्स हैं इनके, या कहें तो 4D सीरीज़ के जो एटम्स हैं उनके जो साइज़ हैं वो 5D सीरीज़ के एटम्स के साइज़ के ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और जिरकोनियम और हॉफनियम तो एक साथ मिलते हैं जिस वजह से इनको हम ट्विन्स एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो हमें लगता है बच्चों इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं बहुत शानदार टॉपिक की जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बनने वाले हैं। इसको बोलते हैं, हमारे टॉपिक का नाम है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको हम लोग बोलते हैं आयनन एंथैल्पी। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या जिसको हम बोलते हैं आयनन एंथैल्पी। तो पहले हम बात करते हैं व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है, पहले हम इसको सीखेंगे। फिर इसको जब हम सीख चुकेंगे तब हम लोग ये जो आपकी मैंने एनसीईआरटी से लिया हुआ है, ये जो आपका एक डेटा दिया हुआ है, ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी का एक डेटा है जो आपके एनसीईआरटी में काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। इस डेटा की हम लोग एनालिसिस कैसे करेंगे, हम उस एनालिसिस को सीखेंगे। तो हमें लगता है
सभी बच्चे आंसर देंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। हम आपसे पूछें कि आयनाइजेशन एंथैल्पी बेसिकली होती क्या है, आप आंसर दीजिए हमें, ठीक है। तो आप बताओ आयनाइजेशन एंथैल्पी की आप डेफिनेशन क्या बताओगे? तो आप क्या बोलोगे? किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से, किसी विलगित गैसीय परमाणु से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को आइसोलेट कर दें, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो भी रीजन है वहां से भी बाहर निकालना है, मतलब न्यूक्लियस का कांटेक्ट उस इलेक्ट्रॉन पे ना रहे, एक इलेक्ट्रॉन को हमें पूरी तरह से बाहर निकालना है। तो किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है या जो भी एंथैल्पी का चेंज होता है, उस एंथैल्पी को हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये बच्चों 11th क्लास की छोटी सी डेफिनेशन है, आपको पता होगी। अब हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर कई सारे क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको आते होंगे, कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको आते होंगे मगर अभी नहीं आ रहे होंगे। जैसे ही मैं आपसे पूछूंगा आप फटाक से समझने के बाद कहोगे अरे ये तो मुझे आता था, ये तो मैं कर सकता हूं। बच्चों डेटा एनालिसिस करना सीख रहे हैं हम लोग। किसी भी एनसीईआरटी डेटा को हम कैसे एनालिसिस करते हैं, और जब तक आपको एनालिसिस नहीं आएगी तब तक आप किताब पढ़ने में कंफर्टेबल नहीं रहोगे। आपको हर बार ज़रूरत पड़ेगी कि कोई हमें डिटेल में बता देता तो हम डिटेल में पढ़ लेते। सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि कृपया करके जो आप वीडियो देखा करें उसको नोट डाउन किया करें। जब तक आप लिखोगे नहीं तो ये कहानी पिक्चर की तरह चलती है, वीडियो ख़त्म खेल ख़त्म। आप लोगों को ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तब भी वही चीज़ आती है, कई सारे बच्चे नोट डाउन नहीं करते हैं। अब हर टीचर आपको बार बार पुश नहीं करेगा, हर टीचर आपको बार बार नहीं बोलेगा। आपका करियर अपने हाथ में है और आप बड़े हो चुके हो। हम आपको इंस्पायर कर सकते हैं, आपको मोटिवेट कर सकते हैं, मगर मोटिवेशन क्लास 2 मिनट के लिए होती है, 3 मिनट के लिए होती है। मोटिवेशन ही अगर हम देते रहेंगे तो हम पढ़ाएंगे कब? एक्चुअली बहुत विस्तार से हमारा सिलेबस है, काफ़ी डिटेल से हम लोगों को पढ़ाना पड़ता है। और हम स्पेशली अगर हम अपनी बात करें तो मैं तो खुद ही डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करता हूं कि आपका कोई भी चीज़ दाएं बाएं से ना छूटे। जितना मुझे आता है उतना मैं सब ओइल के रखता हूं, और जितना मैं आपको बेस्ट देने की कोशिश करता हूं उतना मैं बेस्ट देता भी हूं। बट यदि आप इतना सब सीखने के बाद अगर आप इसको कैश नहीं करा पा रहे हो, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह हमारे ऊपर भी है। हम लोगों को भी अपने अंदर आत्ममंथन करना होता है कि आखिर क्यों नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं बच्चों की कमी है, और हम लोग बच्चों की कमी बच्चों को या तो बता नहीं रहे हैं। तो बच्चों मैं तो केवल एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा नोट डाउन करो, पॉइंट वाइज नोटिंग किया करो। कोई ज़रूरत नहीं है दुनिया भर की कहानी लिखो, आप पॉइंट वाइज आप नोट डाउन करो और खूब सारे क्वेश्चंस लगाओ। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लगाओगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस धुआंधार लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। मैं आपकी 2 क्लास हैं पूरी की पूरी क्वेश्चन आंसर पर बेस्ड लूँगा, जिस पर मैं खूब सारे क्वेश्चंस को अप्लाई करवाऊँगा डी और ए ब्लॉक के, और सारे क्वेश्चंस पीवाई की होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। मैं पूरा बताने की कोशिश करूँगा कि आपको बता ले जाऊँ। बट खैर अभी हम थ्योरी सेगमेंट पर हैं, तो अभी हम पहले थ्योरी को ख़त्म कर लें, उसके बाद हम 2 क्लासों को क्वेश्चन की तरफ मोड़ देंगे, क्वेश्चंस कराने की कोशिश करेंगे जिससे आपका अप्रोच डेवलप हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारा साइज क्या होता है? बढ़ जाता है। साइज बढ़ने से क्या होता है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। डिस्टेंस बढ़ने से क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाता है। इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाता है, दैट मीन्स कम एनर्जी लगती है, और कम एनर्जी लगती है दैट मीन्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू कम हो जाता है। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, अप टू डाउन आते हैं, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू घट जाता है। एक बात तो क्लियर है। और जब हम लेफ्ट टू राइट आते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है? अभी हल बताया, जेड इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या कहें तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। आवेश बढ़ने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अट्रैक्शन बढ़ने से साइज जो है वो घट जाता है, और साइज घटने की वजह से क्या होता है? आकार में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है।
तो जब कमी आ जाएगी, आकार में कमी आ जाएगी, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा, और डिफिकल्ट हो जाएगा दैट मीन्स एनर्जी ज़्यादा लगेगी। एनर्जी ज़्यादा लगेगी मीन्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ता है, अप टू डाउन आने पर घट जाता है। बहुत सारे अपवाद इसमें बीच में आते हैं, उन अपवादों या उस एक्सेप्शंस का आपको एक्सप्लेनेशन एटॉमिक जो आपका पीरियोडिक टेबल वाला लेसन था उसमें काफ़ी सारे एक्सेप्शंस को मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है, बट अभी मैंने नॉर्मल ट्रेंड यहाँ बताने की कोशिश करी है। अप टू डाउन आने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी घट जाती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू बढ़ता जाता है। तो आप बताओ, अगर हम एस ब्लॉक के बाद देखें तो डी ब्लॉक आता है, और डी ब्लॉक के बाद देखें तो पी ब्लॉक आता है। तो हम क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक से ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है किसकी, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। क्यों होती है, अगर कोई पूछ ले तो आप बताओ, बता पाओगे? तो आप क्या बोलोगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू एस ब्लॉक की कंपैरिजन में क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से डी ब्लॉक का साइज भी छोटा होता है। डी ब्लॉक में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है, और डिफ़िकल्ट होने की वजह से डी ब्लॉक्स के लिए जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उसका जो वैल्यू है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपैरिजन में क्या होता है, ज़्यादा होता है। बच्चों, इस पहले क्वेश्चन को मैं आपको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटा सा ब्रीफ करके लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 बना करके मैं लिख दे रहा हूं, डेल्टा आई एच, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज ग्रेटर देन डेल्टा आई एच ऑफ एस। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की कंपैरिजन में डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उसका वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है कि जब हम 3D सीरीज, बच्चों ये जो हमारी सीरीज लिखी है ये है 3D सीरीज। जब हम 3D सीरीज में मूव करते हैं, मीन्स पहले हम स्कैंडियम पढ़ेंगे, फिर टाइटेनियम पढ़ेंगे, फिर वेनेडियम, तो जब हम 3D सीरीज में मूव करते हैं तो हम देखते हैं कि भाई हम बाएं से दाएं जा रहे हैं। बाएं से दाएं जाने पर Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, Z इफेक्टिव बढ़ने की वजह से आकर्षण बढ़ना चाहिए, साइज कम होना चाहिए, और फाइनली आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू बढ़ते जाना चाहिए। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू बढ़ते जाना चाहिए, ये हमारा नॉर्मल ट्रेंड है। मगर हम देखते हैं कि वो आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो ट्रेंड है वो एकदम बैलेंस्ड ट्रेंड नहीं है। मतलब वो ट्रेंड जो है वो कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी ज़्यादा बढ़ रहा है, कभी ज़्यादा घट रहा है। तो ये जो ट्रेंड है, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड है 3D सीरीज में, वो अनियमित है, इर्रेगुलर है। इर्रेगुलर क्यों है, आपसे वो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो ट्रेंड है 3D सीरीज में, व्हाई इज इट इर्रेगुलर, वो क्यों ज़्यादा अनियमित है, उसका कारण क्या है? तो बच्चों, उसका सबसे बड़ा रीज़न आप सभी को पता है कि जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें पुअर शील्डिंग होती है, कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कहीं ना कहीं 2-3 रीज़न हैं जो आपको समझ में आने चाहिए। इसमें पहला है कि जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो न्यूक्लियस चार्ज में या नाभिकीय आवेश में क्या होती है, वृद्धि होती है। दूसरा जो रीज़न है वो है जो n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब जो पेनल्टीमेट शेल के जो डी उपकोश के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। और तीसरा जो है वो रहता है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इन 3 वजहों की वजह से जो ट्रेंड है वो कैसा होता है, इर्रेगुलर होता है। जनरली ये क्वेश्चन लिखने वाला क्वेश्चन है, आपसे ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 2 को लिख दे रहा हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा शॉर्ट में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर 3D सीरीज, फॉर 3D सीरीज डेल्टा आई एच 3D, ठीक है, ट्रेंड इज इर्रेगुलर। इर्रेगुलर होता है 3D सीरीज के लिए। ऐसा क्यों होता है? तो मैंने आपको 3 रीज़न बताए हैं
पहला रीजन मैंने आपको बताया है N-1 d इलेक्ट्रॉन्स का पुअर शील्डिंग इफेक्ट। दूसरा रीजन मैंने आपको बताया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तीसरा रीजन आपको बताया है मैंने कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ जाना। इन तीनों रीजनों की वजह से जो ट्रेंड हम सोचते हैं उस ट्रेंड में कहीं उठापटक हो जाती है, कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है, कहीं ज़्यादा कम हो जाता है। तो इन तीन रीजनों की वजह से ये ट्रेंड वेरी करता है। बच्चों ये ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको आप थोड़ा सा समझकर आगे बढ़ सकते हो, ये ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं। मगर जब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन को पूछने के लिए हम आपको डायरेक्टली वो टेबल दिखाते हैं जिस टेबल से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। बच्चों ये है आयनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ देखो लिखा हुआ है डेल्टा IH0, ठीक है। और ये कौन सा लिखा है? ये लिखा है फर्स्ट, ये लिखा है सेकंड और ये लिखा है थर्ड। इसको हम बोलते हैं प्रथम आयनन एंथैल्पी, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसको बोलते हैं सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसको बोलते हैं थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो अगर हम किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, तो जो एनर्जी हमारी कंज्यूम होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, या जो भी एंथैल्पी का चेंज होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। जनरली इसको हम इस तरह से लिखेंगे डेल्टा IH1, इसको बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उसको बोलते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसको हम डेल्टा IH2 इंडिकेट करेंगे। और अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो हम वहाँ पर देखते हैं कि क्या लिखते हैं डेल्टा IS3, जिसको हम बोलते हैं थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो बच्चों ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये स्कैंडियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ये सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है और ये थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है। इसी तरह से ये टाइटेनियम की है, ये देखो फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड। इसी तरह से बाकी सबकी दी हुई है। तो बच्चों यहाँ पर देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि देखो यहाँ फर्स्ट से नीचे जा रहे हैं सेकंड में, तो देखो इंक्रीज हो रहा है। मतलब कहने का ये है, जनरली हम ये देख रहे हैं कि डेल्टा IH2 का वैल्यू ज़्यादा होता है किससे? डेल्टा IH1 से। सब में देखो, सब में हो रहा है, सब में देखो इंक्रीज हो रहा है, सब में देखो सभी में इंक्रीज हो रहा है। तो आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछ लेगा कि वाई द सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल इज ग्रेटर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। पोटेंशियल की जगह आप एंथैल्पी लिख सकते हो कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू कम होता है और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? आप बोलोगे पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा? कैटाइन। कैटाइन का साइज़ कैसा होता है? छोटा। कैटाइन का साइज़ छोटा होने की वजह से उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और जब हम उसमें से सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वहाँ हमको ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है। इसी वजह से सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू क्या होता है? ज़्यादा होता है फर्स्ट के कंपेरिजन में। ये तो आपको वैसे भी पता है। थर्ड का वैल्यू और ज़्यादा होता है। आप देखो थर्ड में जाओ और देखो ज़्यादा हो गया और ज़्यादा हो गया, देखो सभी में ज़्यादा हो रहा है। तो थर्ड का वैल्यू क्यों ज़्यादा होता है? थर्ड का वैल्यू ज़्यादा क्यों होता है? तो अगर हम लिखें डेल्टा IS3 इज ग्रेटर देन डेल्टा IH2 ग्रेटर देन डेल्टा IH1, ऐसा क्यों होता है? तो आप बोलोगे जब पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एक धनावेश आता है, जब दो इलेक्ट्रॉन निकलता है तो दो धनावेश आता है। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीमेंट होता है वैसे वैसे साइज और डिक्रीज होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल हो जाता है। इसलिए थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, सेकेंड का थोड़ा कम होता है और फर्स्ट का कम होता है। तो ये हमारा एक जनरल ट्रेंड है और उस ट्रेंड को यहाँ सब फॉलो कर रहे हैं। मगर जहाँ पर जो डेटा है वो जो हम उम्मीद करते हैं वहाँ से कुछ ज़्यादा डिस्टर्ब्ड दिखाई देता है, वही हमारा क्वेश्चन बन जाता है, उसी को हम बोलते हैं एक्सेप्शन। जैसे जिंक के केस में देखो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, ठीक है, सेकंड की ज़्यादा है, नो डाउट ज़्यादा होती है, ठीक है, बट थर्ड की जो वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा है। तो हम बोलते हैं, हमारा क्वेश्चन है कि जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है जिंक के लिए, दैट मीन्स डेल्टा IH3 ऑफ जिंक, इसका जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है।
इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होता है, ऐसा क्यों होता है? तो आप इसका आंसर कैसे दोगे? इसका आंसर आप दोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। आप बताओ, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, लास्ट में 3d10 4s2 है। अगर जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो क्या बन गया? Zn2+, और Zn2+ का विन्यास कैसा होगा? आप बोलोगे आर्गन 3d10। अगर हमने कहा जिंक ने 1 इलेक्ट्रॉन और त्याग दिया और क्या बना दिया? Zn3+, तो आप बताओ ये विन्यास क्या हो जाएगा? आर्गन 3d9। तो आपको पता है कि ये 3d10 है, ये हुंड्स रूल से ज़्यादा स्टेबल होता है, कंप्लीटली फिल्ड है। तो 3d10 ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए जिंक कहेगा बस हमें 2 ही प्लस बनाने हैं, 3+ बनाना ही नहीं। तो जब वो 2 प्लस के बाद 3+ बनाना ही नहीं चाहता है, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना, तभी तो निकलेगा। जब कोई देना नहीं चाहता, आप ज़बरदस्ती निकालोगे तो यू हैव टू गिव मोर एनर्जी, आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा एंथैल्पी का चेंज होगा। तो इसी वजह से आप क्या देखते हो कि फॉर जिंक के लिए जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसका वैल्यू ज़्यादा होता है। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि जो जिंक है उसके लिए +2 स्टेट जो है वो ज़्यादा स्टेबल है +3 की कंपैरिजन में। क्यों है? क्योंकि इसके पास कंप्लीटली फिल्ड d10 ऑर्बिटल्स होता है, जिसकी वजह से ये स्टेबल होते हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड। अब अगर हम फोर्थ की बात करें, क्रोमियम के केस में देखें। देखो बच्चों, क्रोमियम के केस में देखें तो यहां भी देखो, ये सेकंड का वैल्यू 1592 है और जो थर्ड का वैल्यू है 2990। ये भी देखो बहुत ज़्यादा चेंज है, बहुत ज़्यादा हैवी चेंज है। चेंज तो यहाँ भी है, बट यहाँ जो चेंज है वो ज़्यादा दिखता है, ज़्यादा एक्सपेक्ट होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्रोमियम है उसके लिए भी जो हमारा सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है, सॉरी मैं गलत लिख दिया, क्रोमियम के लिए केस फर्स्ट और सेकेंड का था। ये देखो, फर्स्ट और सेकेंड का कंपैरिजन करा रहा था मैं। क्रोमियम के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन से सेकेंड में जाते हैं तो ज़्यादा चेंज दिखता है, मतलब ΔiH2 ऑफ क्रोमियम इज ग्रेटर देन ΔiH1 ऑफ क्रोमियम। तो क्रोमियम के लिए द्वितीय आयनन एंथैल्पी का जो वैल्यू है वो प्रथम आयनन एंथैल्पी से ज़्यादा होता है। द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर क्रोमियम इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम। ऐसा क्यों होता है? उसका रीज़न भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मिल जाएगा। आप बताओ, क्रोमियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या आएगा? आर्गन, चूंकि ये एक्सेप्शन होता है आपको याद होगा, 3d5 4s1। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या बन जाएगा? Cr1+। और Cr1+ का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो Ar 3d5 4s0। ये देखो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड है। और जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो बन जाएगा Cr2+, और इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगा? आर्गन 3d4 4s0। तो आप बच्चों देखो, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो लेस स्टेबल है। तो क्रोमियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है। इसलिए जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसका वैल्यू जो है वो ज़्यादा होता है फर्स्ट के कंपैरिजन में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। अब यही चीज़ हम कॉपर के केस में भी देख सकते हैं। कॉपर में भी फर्स्ट से ज़्यादा चेंज किस में आ रहा है? तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्रिएट हो जाएगा, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर। क्यों होता है? इसके पीछे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लॉजिक आप लगा सकते हो। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 3d10, और यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 3d9। आप लगा के देख लेना, आंसर आ जाएगा आपका। नहीं आता है तो आप बता देना, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। जब हम मैंगनीज की बात करते हैं तो मैंगनीज में फर्स्ट 2 में तो ठीक है, थर्ड में बहुत ज़्यादा वैल्यू दिखाई देता है। तो मैंगनीज में थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से निकिल के केस में देखो, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ, जब थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू बहुत ज़्यादा है
तो इसका मतलब होता है कि उसमें 2 ही प्लस बन सकते हैं, 3 प्लस बनना मुश्किल होता है। इसका मतलब हुआ Mn में 2 प्लस स्टेबल है, निकल में 2 प्लस स्टेबल है, कॉपर में 2 प्लस स्टेबल है और Zn में 2 प्लस स्टेबल है। मतलब जब +2 ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं तो Mn में +2 उसकी ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल होती है, +3 नहीं बनता है क्योंकि वो अनस्टेबल होता है। निकल में भी, कॉपर में भी और जिंक में भी इनकी +2 ऑक्सीडेशन नंबर की हाई स्टेबिलिटी की वजह से इनके लिए जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसका वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा दिखता है, जो कि हमारे इस डेटा से निकल के आ रहा है। तो बच्चों ये हमारे कुछ एक क्वेश्चन थे। अब एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सोचना और फिर आप बताना। जो बच्चे बता पाए ठीक है, कोशिश करना। बच्चों जो मैंने डेटा अभी समझाए हैं वही सब इसमें पॉइंट्स किए हुए थे, मैंने उसी स्लाइड में आपको सारी चीज़ें बता दी। आप यहाँ पे बताओ कि जो निकल है उसमें जो +2 होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, प्लेटिनम से। मगर जब हम प्लेटिनम की बात करते हैं तो उसमें +4 ज़्यादा स्टेबल होता है निकल 2+ से। ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको सोचना है, आंसर ढूंढना है। अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, वरना इस क्वेश्चन का आंसर मैं कल की क्लास में दूंगा। और जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी तब क्लास मिस मत करिएगा, क्योंकि उस क्लास में हम लोग बहुत ज़बरदस्त टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट, और देन उसके बाद हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे। तो बच्चों ये इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं, उम्मीद करिएगा कि आप इन क्लासों को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें और जो भी मैं समझाता हूँ उनका आप प्रॉपर नोट्स बनाएं, तो आपको बेनिफिट होगा। बाकी रेस्ट चॉइस आपकी है। मैं अपने तरफ से कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर करूँ और खूब सारे क्वेश्चंस भी करवाने की कोशिश करूँगा कि आप तक वो क्वेश्चंस भी मैं डिलीवर करूँ। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अपने कमेंट ज़रूर क्लास में छोड़िएगा और अगर कोई डाउट है तो ग्रुप में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।